ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। कोरोना वायरस कोविड-19 इस महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सही जानकारी हो और हम सावधान और जागरूक रहें। और हमें उम्मीद है हमारे इस कार्यक्रम से जो जानकारियां कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आपको दी जा रही हैं या दी जाती रहेंगी या दी गई हैं, उनका आप ठीक से पालन कर रहे हैं। देश में कोविड की स्थिति की बात करें तो देश में 77 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 92.2% हो गई है और ठीक होने वालों की जो संख्या है वो कुल सक्रिय मामलों की संख्या का लगभग 15 गुना है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, देश में लगातार जो कोरोना से ठीक होने वालों की दर है वो बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी दिल्ली जैसे ऐसे बहुत से शहर हैं जहां पे कोविड की स्थिति अभी नहीं सुधर रही है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कहा जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर जो है आ रही है। क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? इसके कई सारे कारण हैं। एक तो मौसम में बदलाव, दूसरा हवा में प्रदूषण में बढ़त, और तीसरा क्योंकि त्योहार के समय पे थोड़ा सा लापरवाही होती है और लोग काफी मात्रा में भीड़ बना देते हैं और बाहर चहल पहल भी ज्यादा हो जाता है। ये तीनों कारणों की वजह से वायरस को ज्यादा मौका मिलता है फैलने का। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि और इलाकों की वजह से दिल्ली में जो है वो ज्यादा संक्रमण है। कहा जा रहा है कि इसमें मौसम का जो है काफी असर है। लगभग पूरे उत्तर भारत में इस समय सर्दी का प्रकोप है, तो दिल्ली जैसे शहरों में इसके बढ़ने के और क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? देखिए, सर्दी के मौसम में कई सारे परिणाम होते हैं। एक तो ठंडी हवा थोड़ा भारी होती है, जमीन के आसपास ही रुक जाता है और उसके वजह से वायरसेस जो हवा में है वो जमीन के आसपास ही रहते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करने में काफी उनको मौका मिलता है वहां पे। दूसरी बात यह है कि ठंड के मौसम में जो कुदरती इम्यूनिटी है, जो इन्नेट इम्यूनिटी हम कहते हैं, बीमारी को सामना करने का शक्ति जो होता है हमारे शरीर में, वो भी कम हो जाता है। तो ये दोनों कारणों की वजह से सर्दी के मौसम में इन्फेक्शन होने का संभावना ज्यादा होता है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि प्रदूषण के बारे में भी जो मैंने जिक्र किया, वो भी ज्यादातर हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में हो जाता है कई कारणों की वजह से। एक तो हवा में भारीपन होने की वजह से, और दूसरा यहाँ पे फसल का जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है उसको जला देते हैं, या शहरों में भी कचरा जो है वो भी जला देते हैं लोग थोड़ा गर्मी पाने के लिए। तो उससे जो धुआं उठता है वो भी प्रदूषण बढ़ा देता है। और जब हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है वो फेफड़ों पे भी असर करता है और शरीर में इम्यूनिटी को भी कम कर देता है। तो ये सारे कारण जो हैं मिलजुल के एक तरीके से वायरस को ज्यादा मौका प्रदान करते हैं और दूसरा शरीर में उसको मुकाबला करने की क्षमता को कम कर देते हैं। डॉक्टर, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के मौसम में क्या अतिरिक्त सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? एक तो देखिए, जिस हद तक हम प्रदूषण से बच के रह सकें घर में भी और बाहर भी, वो बेहतर है। और दूसरा क्योंकि सर्दी के मौसम में थोड़ा सा इम्यूनिटी कम हो जाता है, बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है, तो सर्दी के मौसम में हम ठीक तरीके के कपड़े पहने और सर्दी के शिकार न बन जाएं। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है खुद को बचाने के लिए कि भीड़ भाड़ में न जाएं और पौष्टिक आहार खाएं, खास करके ताजा सब्जी और फल, जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाता है और इन्फेक्शन को मुकाबला करने का क्षमता बढ़ती है। मगर ये खास करके क्योंकि त्योहार का समय भी है और नया साल के जश्न भी लोग काफी उत्साह से मनाते हैं, तो अपना ये भूल नहीं करनी चाहिए कि कोई भीड़ भाड़ में घुस जाए और वहां पे ये वायरस का संक्रमण हो जाए। और जब कभी भी आप घर के बाहर जाएंगे, मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है। और बेहतर है कि ऐसे जगह पे जाएं अगर जाना भी, जहां पे खुली हवा चलती हो और वायरस को ज्यादा देर रुकने का मौका नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, ये अगर ये कोमॉर्बिड हैं या कोरोना से संबंधित जो दूसरी बीमारियां या उससे मिलते जुलते लक्षण हैं, तो ये कैसे पता करेंगे कि उन्हें कोरोना है? और अगर कोमॉर्बिड हैं तो फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? फ्लू या चिकनगुनिया या डेंगू से किस प्रकार हम पहचान अलग बना के रखें कोविड का, इसके क्या लक्षण है? तो उसका यही समाधान है कि अक्सर ये बीमारी कोरोना का बुखार के साथ शुरू होता है और सूखी खांसी के साथ शुरू होता है। और फ्लू और बाकी
कि डेंगू वगैरह में खास करके हमें नजला शुरू होता है, नाक बहता है ज्यादा और खांसी में भी बलगम काफी निकलता है और अक्सर गला खराब होने का या नाक बंद होने का लक्षण पहले आता है, बाद में बुखार आता है फ्लू में। तो ये फर्क है। और दूसरा, कोविड की बीमारी में खास करके कोरोना वाला जो है वहां पे दूसरे भी लक्षण आ सकते हैं, जैसा कि स्वाद का शक्ति खो बैठना और किसी चीज का महक जो है वो हमें नहीं मिलेगा, सूंघने का शक्ति वो भी खो बैठना। तो ये जो स्मेल और टेस्ट का वो जब हम खो बैठते हैं तो उसका शक कोरोना के ओर जाता है। मगर सूखी खांसी के बारे में याद रखिए। और खास करके दूसरा चीज भी है कि सांस अगर ज्यादा फूलने लगे उसका मतलब है कि फेफड़े के ऊपर काफी असर है, तो कोरोना का शक ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, क्या इनको मास्क लगाना जरूरी है? देखिए, अक्सर खेतों में हवा खुल के बहती है और वहां पे खास करके अगर कोई भीड़ भाड़ नहीं है और ज्यादा लोग आपके समीप नहीं है तो वायरस से संक्रमित होने का खतरा बहुत ही कम होता है। फिर भी अगर सर्दी के मौसम में खास करके प्रदूषण हो और वहां पे काफी धुआं हो तब मास्क लगाना बेहतर है, क्योंकि उसका असर या पेस्टिसाइड का असर आपके फेफड़े के ऊपर पड़ सकता है और फेफड़े कमजोर होने से कोरोना को ज्यादा मौका मिलता है फेफड़े के ऊपर काफी तीव्र आक्रमण करने का और काफी नुकसान पहुंचाने का। डॉक्टर साहब, दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के अलावा दोबारा संक्रमित होने वाले मामलों की संख्या ने जो है चिंता बढ़ा दी है और ऐसा समझा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि हमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं और अब हमें कोई खतरा नहीं है, और जबकि ये एंटीबॉडीज कब खत्म हो जाए शायद उन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या उन्हें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना से जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं शरीर में, वो अब पाया गया है कि वो 3 महीने के अंदर काफी उसका स्तर कम हो जाता है, वो तकरीबन निकल ही जाते हैं। मगर ये भी पाया गया है हाल ही में कि दूसरे तरह का इम्यूनिटी जो है, जिसको हम कहते हैं टी सेल इम्यूनिटी या सेल्यूलर इम्यूनिटी, वो कम से कम 6 महीने तक पाया गया है और शायद उससे ज्यादातर रक्षा मिलती है। और ये भी है कि अगर दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना हो तो अक्सर पुराने इन्फेक्शन का जो हमारे पास मेमोरी है शरीर में, उसके जरिए हमारे शरीर में फिर इम्यूनिटी दोबारा जाग सकता है। तो ये कुछ प्रोटेक्शन मिलता है एक बार कोरोना आने के बाद, मगर फिर भी क्योंकि एंटीबॉडीज का लेवल 3 महीने के अंदर कम हो जाता है और सेल्यूलर इम्यूनिटी 6 महीने के बाद में कितना देर रहेगा उसका पक्का पता नहीं, फिर भी सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है ताकि कोरोना दोबारा ना हो जाए। डॉक्टर साहब, लोग दौड़ते हैं, तेज गति से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, क्या उससे भी वायरस फैल सकता है? इसके 2 पहलू हैं। एक तो जब आदमी तेजी से सांस लेता है तो वायरस के ज्यादा पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं और अगर आदमी को संपर्क हुआ है तो ज्यादा वायरस पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आदमी मैदान में दौड़ता है और उसके आसपास कोई नहीं है या उसके मित्र जो कोई भी है दूर खड़े हैं, तो फिर वो खुली हवा में वो वायरस बह जाता है। तो तब अगर जोर से भी सांस ले तो ज्यादा खतरा नहीं है। तो खतरा तब होता है जब ये इस प्रकार का वर्जिश करने के बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 3-4 लोग या 5-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पे 2 या 3 लोग बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, तो तब खतरा होता है। डॉक्टर साहब, वायरस जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, उसे नीचे गिरने में कितना वक्त लगता है? देखिए, वो हवा के प्रसार के ऊपर है। अगर वो थूक के रूप में निकलता है तो तुरंत गिर जाता है। अगर वो वायरस पार्टिकल्स हवा में मिल जाते हैं, एरोसॉल जो बनते हैं, तो हवा में ही मंडराते रहते हैं काफी देर तक, वो एक वायरस क्लाउड बन जाता है। तो हो सकता है कि जमीन के ऊपर गिरे, दूसरे आदमी के शरीर के ऊपर गिरे या हवा में ही वो टिके रहें कुछ घंटों तक। और इसीलिए मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ड्रॉपलेट से होने वाला है या एरोसॉल से होने वाला है। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में अपने सुझाव साझा करने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।